जी नमस्कार। मैं अजय वर्मा। आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा। आज का जो हमारा शो है वो बिहार पे है। बिहार पे क्यों? बिहार इसी 2025 के फरवरी में वहाँ चुनाव होना है। अब वहाँ जो पॉलिटिकल हीट है वो टेम्परेचर बहुत हाई हो चुका है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है। 3 बड़े मुद्दे हैं जिस पे कि लगता है कि इस बार का चुनाव कहीं ना कहीं इस पे असर चुनाव पे असर डालेगा। एक तो है वन नेशन वन इलेक्शन, दूसरा है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024, जिसपे कि केंद्र की कोशिश है कि मैनेजमेंट प्रोटेक्शन और प्रॉपर्टी ऑफ द वक्फ बोर्ड पे कैसे क्या किया जाना चाहिए। ये अमेंडमेंट 2024 का है। ये शायद आने वाले लोकसभा के सेशन में लाया जा सकता है। तीसरा जो है जेडीयू और आरजेडी के बीच जो वाक्य युद्ध शुरू हो चुका है उस पे कहां कितना असर इस चुनाव पे पड़ेगा। तेजस्वी यादव का कहना कि नीतीश जी कोट अनकोट गूंगे बहरे। जगदानंद जी का कहना, आरजेडी के हैं दोनों, जगदानंद जी का कहना कि नीतीश जी में अब वो तेवर नहीं रहा। उसके रिएक्शन में जेडीयू का कहना, ये नीरज कुमार जेडीयू से, उनका कहना कि तेजस्वी जी से ऐसी उम्मीद नहीं की जा सकती थी कि इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल स्टेटमेंट देंगे। उनके प्रवक्ता का कहना नीतीश जी आज भी सक्षम है। पर सवाल उठता है ना कि दोनों पॉलिटिकल, खासकर जेडीयू के अंदर जो एक तरह का जो कहते हैं ना कि ईगो क्लैश, दो एमपीज का ये कहना कि मैं जेडीयू में नहीं हूं क्योंकि उनको वो तरजीह नहीं दी गई किसी इवेंट में, और एक नेता का कहना इस बार एनडीए में इलेक्शन जब होगा एनडीए के साथ हम हैं और बराबर के हिस्सेदार। क्या चिराग चेहरा बन सकते हैं ऐसे में? हम आइए जानने की कोशिश करते हैं अपने वरिष्ठ मित्र पटना से मिथिलेश जी, जो कई वर्षों से बिहार की राजनीति, बिहार के इश्यूज पे लिखते आए हैं। तो मिथिलेश जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज नशा। जी धन्यवाद, नमस्ते। तो अपने व्यूअर्स के लिए हम आपसे जानना चाहेंगे, आपने तो सुना ही होगा मुद्दे हमारे क्या हैं इस टॉपिक्स: वन नेशन वन इलेक्शन, वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट, जेडीयू में जो ईगो क्लैश है, आरजेडी और जेडीयू के बीच जो वाक्य युद्ध शुरू हो चुका है, क्या चिराग, कुछ लोगों का कहना है कि यूथ चेहरा लाने की कोशिश शायद इस बार एनडीए करे इस चुनाव में जो कि फरवरी में ड्यू है। क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पे हम आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे। मिथिलेश जी, आप हमें बताएं बिहार की राजनीति में क्या हो रहा है। मिथिलेश जी। तो ये क्लियर हो जाना चाहिए कि बिहार में जो इलेक्शन है 2025 में होना है, जो ड्यू है। नियत समय पे अगर चुनाव हो तो वो 2025 के सितंबर, अक्टूबर या फिर नवंबर, इस नवंबर को आप मान के चले। नवंबर महीने में सरकार बनी थी 2020 में, तो 5 साल पूरे होंगे नवंबर में। तो ड्यू इलेक्शन है 2025 के नवंबर में। अक्टूबर में भी चुनाव हो सकते हैं, लेकिन एक ये चल रहा है कि पहले भी समय से पहले चुनाव होते हैं तो समय से पहले चुनाव होंगे तो कब होंगे। अब जैसे 4 विधानसभा सीट जो है वो अभी खाली है बिहार में। लोकसभा के चुनाव के बाद जो 4 विधायक लोकसभा के लिए चुन लिए गए, वो सीटें अभी खाली है। चुनाव आयोग ने अभी जो घोषणा की दूसरे राज्यों के लिए, उसमें बिहार का नाम नहीं था उपचुनाव के लिए। तो एक संभावना, एक कहीं ना कहीं एक आशंका भी है, एक संभावना भी है, क्या वो समय से पहले बिहार में चुनाव हो सकते हैं क्या विधानसभा के। अगर ऐसा है तो उसी समय में ये सीटें भरी जाएंगी एक साथ, नहीं तो ड्यू इलेक्शन है नवंबर में। अब इसकी तैयारी में सभी पार्टियां, चूंकि अब 12 महीने, करीब 13 महीने मान के चले आप रह गए हैं चुनाव के समय पर होते हैं तो उसकी तैयारी में सभी पार्टियां लगी हुई है। सभी पार्टियों का, आरजेडी का भी आज से, कल से उनका सदस्यता अभियान शुरू होने वाला है। जदयू ने अभी नई कमेटी बनाई है, नेशनल लेवल से लेकर स्टेट लेवल तक की। बीजेपी की सदस्यता अभियान शुरू हो चुकी है।
प्रधानमंत्री ने घोषणा की है राष्ट्रीय स्तर पर और बिहार में भी है। तो कमोबेश आप ऐसा देखें कि बिहार में 3 बड़े प्लेयर हैं, पॉलिटिकल प्लेयर, एक आरजेडी है, एक बीजेपी है और तीसरा जेडीयू है। बाकी के जो 2 प्लेयर हैं, दूसरे स्तर के प्लेयर कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां, तो वो दोनों आरजेडी के साथ है। और जो तीसरे नंबर की जो प्लेयर है, सी ग्रेड की प्लेयर, हम हो, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी हो, तो वो अभी एनडीए के साथ है। तो खेमेबाजी का दौर शुरू है। कमोबेश आप कहें कि एक एस्टैब्लिश्ड भी है, अभी फिलहाल उसमें कोई दरकता हुआ सीन नहीं दिख रहा है। एक सीन है जो चौथे नंबर के प्लेयर हैं मुकेश सहनी, जिनके अभी ना कोई सांसद है ना विधायक है। अभी तक वो यूपीए आरजेडी के साथ थे, लोकसभा चुनाव में उन्होंने साथ प्रचार किया, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता है कि विधानसभा के चुनाव में वो आरजेडी गठबंधन के साथ रहेंगे। तो कुल मिलाकर बिहार की यही स्थिति है पॉलिटिकल अभी। जी। नहीं, मैं आपसे 2 मुद्दों पे आपसे आपकी राय जानना चाहूँगा। एक तो वन इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन की जो बात केंद्र से उठी है। दूसरा जो है वो बड़ा मुद्दा है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट को लेकर। तो हम लोग बारी-बारी से इस जैसे बात करें, अगर वन पे इलेक्शन कहाँ वन तक नेशन की बात करें, चर्चा और किस लेवल तक चर्चा बिहार में हो रही है और इलेक्शंस पे क्या है? बारी जी, वन नेशन वन इलेक्शन पे आप पहले बात कर लें। वन इलेक्शन वन नेशन वन, एक तो एनडीए का ये पुराना एजेंडा भी रहा है और जो एनडीए की सबसे बड़ी सपोर्टिंग पार्टी है बिहार में, जेडीयू ने अपना स्टैंड पहले भी क्लियर किया था और अभी हाल फिलहाल में जो उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राजीव रंजन प्रसाद, उन्होंने अभी क्लियर किया कि हम और उनकी पार्टी, मतलब जदयू और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार, ये दोनों वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। तो इसका मतलब है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो भी बिल आएगा या जो सरकार जिसपे तैयारी कर रही है, राष्ट्रीय सरकार, केंद्र की सरकार, तो उसमें जेडीयू की ओर से कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा और नहीं है। जेडीयू, एनडीए की जो दूसरी पार्टियां हैं, हम और चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, तो इन लोगों को भी कोई शिकायत नहीं है। अभी तक उन लोगों ने खुलकर ये बात नहीं कही कि वन नेशन वन इलेक्शन से देश को नुकसान होगा या उसके ये पक्ष में नहीं है। आरजेडी का स्टैंड अभी क्लियर नहीं हुआ है। तो आरजेडी ने मोटा शायद मोटी मनोज झा ने कह दिया है, शायद मनोज जी ने इस पे कुछ स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया है, कहा है कि इट्स अ कॉन्स्पिरेसी काइंड ऑफ स्टफ। बिल्कुल वो, हाँ ठीक है वो। तो अगर आरजेडी विरोध कर रही है तो आरजेडी के विरोध करने से कोई उसका कोई ऐसा नहीं है कि वो रुक जाएगा। आरजेडी के लोकसभा में मात्र 4 विधायक हैं, सांसद हैं और कांग्रेस के साथ वो अपोज करेगी। तो कांग्रेस के साथ कुल मिला के लोकसभा में एनडीए के पास बहुमत है और राज्यसभा में भी वो बहुमत के करीब है। तो मुझे लगता है कि वन नेशन वन इलेक्शन में केंद्र सरकार को, बीजेपी की सरकार को या एनडीए की सरकार को कोई विरोध झेलना नहीं पड़ेगा। मिथिलेश जी, मैं नंबर गेम की बात नहीं कर रहा, नंबर गेम में तो ये निकाल लेंगे, पर जो एक आम जनता पे एक असर पड़ता है कि क्यों ये वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? क्योंकि आरजेडी अभी वहां पर जिस तरीके से वो कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही है, लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है, चुनाव भी है, तो एक मुद्दा तो बन जाता है। तो क्या ये मुद्दा बना है अभी तक या नहीं? अभी तक मुद्दा नहीं बना है। आरजेडी इसको मुद्दा बनाने के मुहिम में है, ऐसा माना जा सकता है। लेकिन जनता की जो राय है, मैं कई लोगों से बात कर रहा हूं, करता हूं या किया हूं, तो आम जनता वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है। क्योंकि आप देखेंगे कि देश में, खासकर बिहार में, 5 साल, माने कोई ऐसा साल अछूता नहीं होता है जिसमें कि एक कोई चुनाव ना हो और वो एक मुद्दा नहीं बन जाता है। अभी आपने देखा कि 2024 में अभी जस्ट इलेक्शन खत्म हुआ, अब फिर उपचुनाव होना है, फिर अगले साल विधानसभा का चुनाव होगा, फिर 26 में कई सीटें खाली हो जाएंगी, फिर 27 और 28 बचेगा, 29 में फिर लोकसभा का इलेक्शन हो जाएगा। तो कमोबेश चुनाव का ये जो दौर है, ये कंटिन्यू राज्यसभा, लोकसभा, विधान परिषद, विधानसभा के उपचुनाव, ये चलते रहता है। तो इसका एक सॉल्यूशन है पब्लिक के लिए भी
कि एक इलेक्शन में वो सारे चुनाव जितने हैं वो कवर हो जाएंगे। दूसरा, सरकारी पैसों का जो खर्च होता है उससे बचत होगा। तीसरा, जो एक माहौल बन जाता है चुनाव के समय में, आप देखेंगे चुनाव के 2 महीने पहले और 1 महीने बाद तक किसी भी सरकारी कार्यालय में कोई पब्लिक का काम नहीं होता है, सारे इलेक्शन ड्यूटी में लग जाते हैं। तो नुकसान तो आम जनता को होता है। तो जनता को फायदे हैं, जनता ना रिएक्ट कर रही है, जनता के अभी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये नुकसान है तो किस तरह है। जनता इसमें अपना फायदा देख रही है, सरकार का फायदा देख रही है। तो अभी आरजेडी का ये जो मुहिम है या मुद्दा, ये मुद्दा बनता नहीं दिख रहा है। आरजेडी विरोध कर रहा है, कांग्रेस विरोध कर सकती है, लेकिन उसका जनता उसको किस रूप में लेती है ये आगे आने वाले समय में पता चलेगा। अभी तक का जो माहौल है वो वन इलेक्शन वन नेशन के पक्ष में मुझे ही दिखता रहा है। एक और बड़ा मुद्दा है मिथिलेश जी जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ, क्योंकि बिहार में जाति और धर्म के नाम पे राजनीति और पॉलिटिकल पार्टी सरकारें भी बनती हैं। ये जो वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट 2024 लाने की कोशिश हो रही है कि मैनेजमेंट प्रोटेक्शन और प्रॉपर्टीज, जिस पे 2 दिन पहले शायद आपके शहर में इमारत शहरिया का कोई मीटिंग भी हुआ था, जिसमें वेस्ट बंगाल और हर काफ़ी स्टेट्स के नेता वहां पहुंचे थे और उन्होंने स्ट्रांगली रिएक्ट किया था। उन्होंने कहा था बनने नहीं देंगे। इवन शकील अहमद कांग्रेस के वहां थे, उन्होंने कहा था नहीं पास होने देंगे। यह मुद्दा क्या वाकई इसका असर पड़ेगा चुनाव पे? क्योंकि सरकार केंद्र तो पूरी तरह से मन बना चुकी है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट लाने का। देखिए, वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल है, उस बिल को आप पढ़ेंगे तो सरकार के एजेंडे में कोई परेशानी नहीं दिखती है। परेशानी कहाँ है इसको देखना होगा, क्योंकि बिहार की राजनीति जो है जाति धर्म से अभी ऊपर नहीं उठ रही है। यहाँ शिक्षा का माने या जो भी कहें आप कारण ले, बिहार अभी भी इन सब चीजों से आगे नहीं निकल पाया है। तो एक विरोध का कारण यह है कि जो अल्पसंख्यक वोट्स हैं, अल्पसंख्यक वोटों का एक सबसे बड़ा दावेदार आरजेडी राजद है और कांग्रेस है। तो इनको लगता है कि उस मुद्दे को हवा देकर या उस मुद्दे को लेकर हम अल्पसंख्यकों के बीच हम जाएंगे तो उनकी सिंपैथी, उनकी सहानुभूति मुझे मिलेगी और वो सीट के रूप में वो दिखेगा। जदयू की परेशानी यह है कि वो भी अल्पसंख्यक मतों पे दावा करता रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के जो 18 साल के शासन है, वो उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं अल्पसंख्यकों के हितों में जो राजद अपने शासनकाल में नहीं कर पाया। तो अल्पसंख्यकों के बीच के मुख्यमंत्री की भी एक अलग पहचान है, एक पॉजिटिव सोच है। तो जदयू ने भी अपने अल्पसंख्यक नेताओं की एक मीटिंग बुलाई थी, जो जमा खान मंत्री हैं, और उन लोगों ने इमारत सरिया, इदारे सरिया, जो मुस्लिम संगठनों के एक धार्मिक एक मंच है बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्व के कई राज्यों का, उन लोगों से बातचीत करके तो उन लोगों ने ये अपनी मांग रखी। मुख्यमंत्री से भी मुलाकात हुई अल्पसंख्यक नेताओं की। सबने कहा कि हम लोग वक्फ बोर्ड की जो संपत्ति है या उनके जो अधिकार हैं उसमें हनन नहीं होने देंगे। और जेपीसी जो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है उसकी जो बैठकें होंगी उसमें वो अपनी बातों को रखेंगे कि वक्फ बोर्ड कानून में कुछ ऐसा न हो जिससे अल्पसंख्यकों के मन में कोई ये दुर्भावना घर कर जाए कि उनके हितों की अनदेखी की जा रही है या उनके हितों को कुचला जा रहा है। तो जदयू के पास एक समस्या है। हालांकि आपको याद होगा कि पार्लियामेंट में जब ये बिल आया था तो केंद्र सरकार में जो जदयू के मंत्री हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, उन्होंने बड़े ही जोरदार शब्दों में लोकसभा में राज्य में कहा था उन्होंने कि ये मुस्लिम विरोधी बिल नहीं है, ये एक सुधार का बिल है जिससे लोगों को फायदा होगा। तो राजद और कांग्रेस के आपने सही कहा कि 2 दिन पहले बैठक हुई। नासिर हुसैन है कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राज्यसभा के सदस्य हैं और अभी राष्ट्रीय स्तर पे कांग्रेस के सेक्रेटरी वगैरह, जनरल सेक्रेटरी वगैरह हैं, वो आए और उन्होंने कहा कि हम पास नहीं होने देंगे। पास नहीं होने देंगे ये तो लोकसभा में, राज्यसभा में संख्या बल पे निर्भर करता है, लेकिन एक अल्पसंख्यक लोगों के जो उनके नेता हैं, उनके लोग हैं, उनके वोटर्स हैं, उनमें एक कहीं ना कहीं एक आशंका दिख रही है या उनमें एक है कि कम से कम जो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है या उनके अधिकार हैं उन पे कोई आंच न आए। मौजूदा जो
कानून है या मौजूदा जो व्यवस्था है उसमें कोई दिक्कतें नहीं हो। तो ये एक मुद्दा है बिहार में, ये आने वाले चुनाव में और आगे ये बन सकता है। एक तीसरा जो आपसे मैं जानना चाहूंगा कि जिस तरीके से आरजेडी और जेडीयू के बीच वाक युद्ध शुरू हो चुका है, जैसे कि अभी आपको भी याद, आपने भी सुना होगा, आपने भी देखा होगा, आपने कवर किया होगा, जो तेजस्वी यादव ने कहा कि गूंगे बहरे, उस पर रिएक्ट किया जेडीयू ने, कहा कि इस तरह से नहीं, नीरज जी ने कहा कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। दूसरी तरफ जगदानंद ने कहा कि ये अब समय इनका हो चुका है, जिसपे जेडीयू ने कहा कि वो समय आप देख लो जब लालू जी की सरकार थी, गुंडा तत्वों की सरकार थी। इस तरह के जो शब्द, इस तरह के बयान, और सबसे बड़ी चीज क्या है, एक बात आती है, जो मेरी बातें हुई, मेरी जो कुछ लोगों से बात हुई है, उसके संदर्भ में मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा कि आज मोदी जी का 74वां साल बर्थडे, नीतीश जी का भी एज हो चुका है, सरकारी लोग 60 में, या हम आप भी 60 में रिटायर कर जाते हैं, एग्जीक्यूटिव हो या जो भी काम करने वाले हो। फिर पॉलिटिक्स में ये 74, ये 70 के लोग हैं। क्या जगदानंद जी जो कहा वो भी सही था? क्योंकि जगदानंद जी की भी एज हो चुकी है। उन्होंने जो कहा कि अब वो नीतीश नहीं रहे, क्या एज को लेकर, क्या बिहार में इस बार कोई नया चेहरा तेजस्वी के खिलाफ कोई यंग फेस लाने की कोशिश एनडीए करेगा? बताएं आप मिथिलेश। ये एक आप कह सकते हैं कि यंग लीडरशिप की बात जो है, तो यंग लीडरशिप के सामने उम्र की बात मुझे ऐसा नहीं सही दिखता है, इसलिए कि आप बंगाल में देखेंगे तो ज्योति बसु जो थे वो काफी उम्र तक उन्होंने मुख्यमंत्री का पद संभाला। फिर बुद्धदेव भट्टाचार्य वो भी काफी उम्रदराज थे। अभी जो दक्षिण के राज्यों में, जो केरल में जो मुख्यमंत्री है या सिद्धारमैया वगैरह कर्नाटक वगैरह में है, तो उनकी भी कोई कम उम्र नहीं है। लेकिन जहां तक यंग लीडरशिप है तो बिहार में युवा वोटर सबसे ज्यादा है। तो युवा वोटरों को आकर्षित करने के लिए तेजस्वी यादव, राजद के पास एक नया लीडर है जो यंग है, जो 30 से 35 साल के बीच का लड़का है। तो राजद इसको मुद्दा बनाना चाहता है कि अब एक नया लीडरशिप चाहिए। लेकिन मुद्दा वो कितना दमदार दिखेगा, वो आपने बिहार में काम किया है, आप जानते हैं बिहार को, कि बिहार की जो राजनीति है वो आप चुनाव के बटन दाबने तक मुद्दे की बात करेंगे, लेकिन जब बटन पे उंगली जाएगी तो वो फिर वो कास्ट और बहुत सारी चीजें वो ध्यान में रख के बटन पुश होगा। तो ऐसी स्थिति में राजद के पास जो वोट बैंक का आधार है, वो आप जातियों का, कितने जातियों का समर्थन उनके पास है, उससे वो डिपेंड करता है। बिहार में अभी फिलहाल 3 बड़े बड़े प्लेयर हैं, जो जैसा मैंने पहले कहा, राजद, ये भारतीय जनता पार्टी और जदयू, जनता दल यूनाइटेड। तो 2 पार्टियां अभी एक साथ है, जदयू और भाजपा, और राजद अभी अकेले है इन 3 पार्टियों में। तो जब 2015 का आप चुनाव याद करेंगे तो उसमें भाजपा, भारतीय जनता पार्टी अकेले थी और राजद, कांग्रेस और जदयू एक साथ थे। तो उसमें चुनाव का जो नरेंद्र मोदी जी का विजयी रथ था वो बिहार में रुक गया था। इसी तरह आप 2020 में देखें, राजद अकेले कांग्रेस के साथ थी, मतलब तीनों पार्टियों में जदयू और भाजपा एक साथ थी। तो ये सीन इस बार भी 25 में दिखेगा। नीतीश कुमार जी का उम्र कोई फैक्टर नहीं होगा, क्योंकि नीतीश कुमार जी के प्रति लोगों में अभी ये आप ये नहीं आया है कि भाई अब ये अब नहीं चलेंगे, ऐसा कोई नहीं आया है, क्योंकि उनका गुड गवर्नेंस अभी भी पब्लिक को याद है और पब्लिक में काम कर रहा है। तो नया फेस, निश्चित रूप से एक नया एक स्पेस की आप कहें तो 18 साल 19 साल इनके भी शासन के हो गए, नया स्पेस लोग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हैं, तेजस्वी यादव हैं, कहीं ना कहीं चिराग पासवान के भी मन में एक बिहार को लेकर कुछ न कुछ चीजें चल रही होंगी। लेकिन वो जनता के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे कॉम्बिनेशन बनता है बिहार में 2025 में। जातिगत समीकरण, सामाजिक समीकरण किस तरफ गोलबंद होती है, वो डिसाइड करेगा कि लीडरशिप कौन होगा। ये नहीं होगा कि नीतीश कुमार 75 के हो जाएंगे तो उनको नहीं मिलेगा, और तेजस्वी यादव 35 के हैं या करीब 40 के चिराग पासवान है तो उनको मौका मिलेगा। ये उम्र डिसाइड नहीं करेगा, ये जनता का गोलबंदी, जनता की सामाजिक जातीय गोलबंदी जो होगी वही डिसाइड करेगा, मुझे ऐसा ही लग रहा है। यानी कि बिहार में जाति और धर्म के ऊपर मामला कभी उठ नहीं पाएगा।
विकास तो हुआ तब नहीं। तो यही रहा है सर, जैसे चिराग पासवान की आपने चर्चा की, तो चिराग पासवान को लीडर कौन मानेगा? चिराग पासवान की इतनी पॉलिटिकल हैसियत नहीं है कि वो सभी 243 सीटों के चुनाव लड़ेंगे, या अगर 100 सीट पे भी लड़ेंगे, 100 सीट सरकार बनाने के लिए कम से कम 100 विधायकों का समर्थन अपना चाहिए। तो ना वो आरजेडी उनको इतनी सीटें देने जा रहा है, मुझे जो लगता है, और ना एनडीए में उनको इतनी सीटें मिलेंगी। तो एनडीए में भी भारतीय जनता पार्टी के पास अपने नेता हैं, जदयू के पास एक अपना चेहरा है, राजद के पास अपना चेहरा है। तो वैसी स्थिति में त्रिशंकु भी बनता है स्थिति, तो चिराग के नाम पर सहमति की स्थिति मुझे अभी तत्काल नहीं दिख रही है। अब आने वाले साल भर में हो सकता है कि चुनावी गणित, राजनीति में सब कुछ संभव है, कोई गणित ऐसा बदला तो चिराग भी हीरो हो सकते हैं, लेकिन मुझे अभी तत्काल वो सिनेरियो नहीं दिख रहा है। जी। 90 के दशक में मैं बिहार में था, उस समय मैं कवरेज करता था, मैं रिपोर्टिंग करता था। 2000 जी जी। आज हो गया 2024, बिहार मुझे जो दिखता है वो वहीं का वहीं है जहां था विकास के मामले में। भले ही मोदी जी ने 600 करोड़, केंद्र ने करोड़ों रुपए का घोषणा कर दिया रेल प्रोजेक्ट में, पर विकास के मुद्दे पे आज भी नजर नहीं आता है बिहार। बिहार से पलायन की स्थिति वही है, एजुकेशनल लेवल वही है, पॉलिटिकल लेवल जैसा आपने भी मान लिया कि विकास पॉलिटिक्स जात और धर्म पे होता है। तो कब बदलेगा विकास बिहार? नहीं, उसमें मैं थोड़ा सा मैं ये संशोधन करना चाहूंगा। विकास तो हुआ है, विकास आपको दिखेगा, काम भी हुए हैं। जैसे अभी के 18 सालों की सरकार का आप ले, 19 साल के सरकार का ले आप, तो महिला आरक्षण का, पुलिस में सबसे ज्यादा देश में महिलाएं यहाँ नौकरी कर रही हैं। पंचायतों में आरक्षण हुआ तो उसमें अति पिछड़ी जातियों को, महिलाओं को, जो महिलाएं चौखट, घर की चौखट से बाहर नहीं आ पाती थी, अब वो सरकार चला रही है। तो इस मामले में विकास हुआ है, कई बड़े इंस्टीट्यूशन भी खुले हैं। लेकिन बिहार चूंकि आजादी के बाद से इतना पिछड़ा हुआ है कि उसको विकसित राज्यों की श्रेणी में, कतार में आने के लिए अभी बहुत ही मदद की जरूरत है। जैसे स्पेशल कैटेगरी का दर्जा का मांग बिहार सरकार की रही है, तो वो अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट, बड़ा इन्वेस्टमेंट, अडानी अंबानी बिहार में तभी जाएंगे जब उनको कोई बड़ा प्लेटफॉर्म, कोई उनको टैक्स रिलैक्सेशन मिलेगा, कोई और भी सुविधाएं मिलेगी। तो जो स्टेट गवर्नमेंट जो कर सकती है, जमीन दे सकती है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन दे सकती है, तो वो सब तो दे रही है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर जो पैमाना है, जो जरूरत है, वो नहीं मिल पा रहा है बिहार को। उस स्थिति में, वैसी स्थिति में अब जो सरकार है उसमें एक लगता है कि डबल इंजन की सरकार है। हाल के दिनों में कुछ पैसा भी आया है और दोनों सरकारें कह रही है कि हम बिहार के विकास में एक साथ हैं, तो निश्चित रूप से डेवलप होगा। लेकिन जितना गुजरात जितना आगे बढ़ चुका है, महाराष्ट्र जितना आगे बढ़ चुका है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक जितना आगे बढ़ चुका है, उस लेवल में बिहार को आने में अभी थोड़ा वक्त लगेगा। अपनी ओर से कोशिशें जो सरकार, राज्य सरकारें हैं, राज्य सरकार जो है वो कर रही है, मुख्यमंत्री की भी कोशिश है या और भी लोग कोशिश कर ही रहे हैं, लेकिन वो पैमाना अभी उस लेवल पे विकसित राज्यों की श्रेणी में हम लोग नहीं आ पाए हैं। इसमें दो राय नहीं है। शहर में आप इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है, पलायन की आपने बात की, निश्चित रूप से पलायन अभी भी, क्योंकि निवेश नहीं होगा तो प्राइवेट कंपनियां नहीं आएंगी और सरकारी क्षेत्र में नौकरियों की संख्या तो कम घटती ही जा रही है, आबादी बढ़ती जा रही है, फिर उसमें भी कई तरह की बातें हैं। तो पलायन तो होगा ही और जाएंगे ही लोग महानगरों की ओर। सरकार की एक व्यवस्था है कि कम से कम रोजी रोटी, मतलब दो रोटी कमाने के लिए नहीं जाए, बेहतरी के लिए जाए, तो एक बेहतरी का भी अवसर है। आपको याद होगा जिस जमाने की बात आपने की 90 का, उस जमाने में जो सर, अच्छे नंबरों से जो लड़के पास होते थे उनको बिहार सरकार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में एडमिशन होता था। जिनका नहीं हो पाता था वो कर्नाटक, बेंगलोर वगैरह में डोनेशन पे जाते थे उन बच्चे पढ़ने। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। अब सरकार की जो इंजीनियरिंग कॉलेज है उसकी सीटें नहीं भर पाती है, प्राइवेट भर जा रही है दूसरे राज्यों की। तो ये सिचुएशन है, लेकिन उसको धीरे धीरे सरकार ने इंजीनियरिंग कॉलेज, जो अब हर एक जिले में इंजीनियरिंग कॉलेज खुल गए हैं, मेडिकल कॉलेज अब की संख्या करीब 13-14 हो गई है, कई जिलों में पाइपलाइन में है। तो सरकार अपने बलबूते जो कर सकती है वो कर रही है। लेकिन स्टेट आबादी इतनी बड़ी है, डेंसिटी इतनी ज्यादा है बिहार में कि स्टेट गवर्नमेंट के बलबूते सब चीज संभव नहीं है। जब तक कि राष्ट्रीय स्तर पर कहीं एक उनको
ब्रेक थ्रू नहीं मिलेगा, सपोर्ट नहीं मिलेगा, तब तक बिहार वो अपने गति से बढ़ेगा। यही है स्थिति यहाँ। तो डबल इंजन की सरकार है, सपोर्ट तो केंद्र का मिल ही रहा होगा। ठीक, डबल इंजन की सरकार है तो अभी सरकार बनी, जैसे अभी हमने देखा बजट में भी कुछ बिहार को मिला, बाढ़ से निपटने के लिए कुछ पैसे मिले, कुछ ट्रेनें आई, कुछ विकास के सड़कों के मामले में आपने देखा होगा कि सड़कों के लिए पैसा आई। लेकिन हम ये बात कह रहे हैं कि जब गुजरात में एनएच की संख्या, लंबाई, महाराष्ट्र में आप देखें नेशनल हाईवे की लंबाई, उनकी संख्या, उसकी तुलना बिहार में करें तो एकदम बहुत ही पीछे है। तो वो भरपाई तो बिहार को चाहिए, वो भरपाई तो हो नहीं रहा, या होगा तो समय लगेगा। तो उसपे केंद्र सरकार ने पैसा दिया, 50,000 करोड़ से अधिक का पैसा हुआ बजट में कि अब बिहार को मिलेगा। तो ये अब आने वाले समय में दिखेगा, ये तत्काल तो दिखेगा नहीं, अगले 2 साल, 3 साल, 5 साल में ये दिखेगा बिहार में। यानी कि ये हम मान के चले कि केंद्र का जो ढिंढोरा पीटना है विकास का, उस मामले में, उस मुद्दे पे उन्होंने बिहार को पूरी तरह से नेग्लेक्ट किया। ये एक मेजर कारण हो सकता है। आप पूरे 75 साल की राजनीति को या सरकार को देखें, केंद्र सरकार को, तो ऐसा हम लोग निश्चित रूप से कह सकते हैं। जैसे अब बिहार का कोयला बिहार में उसी रेट पे बिकेगा और दक्षिण के राज्यों में फ्रेट इक्वलाइजेशन का मामला आपको याद होगा। तो ये इस तरह के मामले हैं, इसका नुकसान तो बिहार को उठाना ही पड़ रहा है। बिहार लैंडलॉक स्टेट है, यहाँ नेपाल से जो बारिश होती है उसकी नदियां प्रत्येक वर्ष, हम मिथिलांचल से आते हैं, हमारा घर हर एक साल बाढ़ में टूट जाता है, डूब जाता है, हम कितना पैसा कमा पाएंगे। नॉर्थ बिहार में सबसे ज्यादा पलायन है, वहाँ के लोग सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। कारण वही है कि बाढ़ से प्रत्येक वर्ष उनके घर में गरीबी आती है, टूट जाते हैं। सरकार को एक मेजर पैसा बाढ़ से निपटने के लिए या उनके मुआवजे के लिए खर्च करना होता है। तो ये इस पे तो केंद्र सरकार को ध्यान देना होगा। ये खुशी है बिहार वासियों की कि जब अब 2 सरकारें मिलकर काम कर रही है तो कुछ पैसा या कुछ उम्मीद, कुछ आश्वासन भी मिला है, कुछ पैसे भी आ रहे हैं। तो आने वाले दिनों में बिहार और भी विकास के पटरी पे आगे दौड़ेगा, ऐसा लग रहा है। चलिए, इस उम्मीद के साथ कि केंद्र और नीतीश जी, ये डबल इंजन सरकार बिहार को उस लेवल तक ले जाएगा जहां वहां के लोगों की जो एक इच्छा है, डिजायर है, और बिहार का विकास, बिहार अपने विकास पथ पे आगे निकलेगा। चलिए, अच्छा, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर मिथिलेश जी। हम फिर बिहार पे जब आएंगे, हम हर दिन बिहार पे कुछ ना कुछ मुद्दे उठाकर चर्चा करते हैं। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारे साथ रहें, और इसके साथ ही न्यूज़ नशा ज़रूर देखें, हमारे व्यूअर्स को भी है, और अपना फीडबैक दें। जी धन्यवाद मिथिलेश जी। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।